नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आईएमएफ ने भारत सरकार को चेतावनी देते हुए ये कहा है कि जिस तरीके से भैया भारत सरकार आपका कर्जा बढ़ रहा है, आने वाले 2027-28 तक ये आपकी जीडीपी के 100% हो जाएगा और आपको निपटने में इससे दिक्कत भी होगी, क्योंकि इंडिया को आने वाले फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी जीडीपी कमज़ोर पड़ेगी और आप लॉन्ग टर्म में इसको चुकाने में असमर्थ होंगे। इसलिए भैया कायदे में रहिए, कम से कम कर्जा लीजिए। अगर बात करें इंडियन गवर्नमेंट पर कितना कर्जा है, तो वर्तमान समय में हमारी सरकार के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। इसमें 161 लाख करोड़ तो अकेले मोदी जी यानी केंद्र सरकार पर, और दूसरी तरफ राज्य सरकारों पर देखें तो 44 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। मार्च 2023 तक ये आंकड़ा 200 लाख करोड़ के आसपास था, लेकिन बीते 6 महीनों के अंदर अंदर 5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जो ये आंकड़ा 205 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अब देखिए, आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जीडीपी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और ये आईएमएफ क्या है, सरकार कर्ज क्यों लेती है, और अगर लेती है तो फिर उसे खर्च कहाँ करती है। क्या वर्तमान समय में भारत की स्थिति ऐसी है जिस पे चिंता जताने लायक कोई बात है। और साथ ही हम इसमें यह भी जानेंगे कि क्या विदेशों का इंटरफेयर है वर्तमान समय में आने वाले 2024 के इलेक्शन में इंडियन गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने के लिए, या वाकई में मोदी सरकार ने इतना कर्जा ले लिया है कि अब भैया सारे देशवासियों को चिंतित होने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आईएमएफ क्या है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 44 देशों के साथ मिलकर बनाया हुआ एक संगठन है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें वर्तमान समय में 190 से अधिक देश शामिल हैं। अगर हम बेसिकली इसके मेन 3 काम देखें तो सबसे पहला क्या आता है, नीति सलाह, यानी आर्थिक और वित्तीय विकास की निगरानी रखना। किसी देश में कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी दिक्कतें आ रही है और किस कंडीशन में है वो, इसके ऊपर जारी करना रिपोर्ट। दूसरा इसका काम है वित्तीय सहायता देना, यानी अगर कोई देश गरीबी से जूझ रहा है, बुरी तरीके से एकदम मरने के कगार पे है, तो आप उसको कुछ पैसा दे करके रिवाइव करने का काम करते हैं, लेकिन रिवाइव करने के बाद उस देश को अपने तरीके से चलाने की शर्तें रखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, श्रीलंका को देख सकते हैं, कि जो अक्सरतर आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांगने के लिए चले जाते हैं। और फिर तीसरा आता है विकास क्षमता। विकास क्षमता बढ़ाने के लिए ये क्या करती है, सरकार को कुछ कठोर नीतियां लागू करने के लिए विवश करती है, अगर उन्हें पैसे देती है तब। तो ये तो रहा थोड़ा बहुत संक्षिप्त परिचय आईएमएफ का। अब बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया की जीडीपी पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, जिस हिसाब से हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आने वाले 2030 तक इंडिया को तकरीबन $250 बिलियन का नुकसान होगा, जो कि हमारी जीडीपी का तकरीबन 4.5% के आसपास हिस्सा होगा। अब समझ में आ रहा हो भैया, गर्मी बढ़ने से, इंडिया के क्लाइमेट चेंज होने से जीडीपी कैसे घट बढ़ जाएगी। तो देखिए, असल में जब गर्मी बढ़ती है तो उसमें प्रोडक्शन कम होता है। प्रोडक्शन कम कैसे होगा, मान लीजिए मौसम बढ़िया है तो काम ज़्यादा होगा, वर्कर ज़्यादा देर तक काम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। गर्मी या टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि जो वर्कर होते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, काम ही नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्शन स्लो होगा, और प्रोडक्शन स्लो होगा तो जीडीपी अपने आप गिरेगी। ठीक है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट का जितना ध्यान अपोनेंट पार्टीज से निपटने में है, उतना ही ध्यान आने वाले फ्यूचर की समस्या यानी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी होना चाहिए। इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। भारत, इंसानियत, मानवता के साथ साथ अपनी जीडीपी को भी बचाइए। अगर हम बात करें 2014 की, तो वर्ष 2014 में भारत पर तकरीबन 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। इसमें देसी और विदेशी दोनों ही कर्ज सम्मिलित हैं। सितंबर 2023 तक ये जो आंकड़ा है 192% की वृद्धि के साथ 205 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। यानी भारत में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर तकरीबन 1.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया है अभी वर्तमान समय में। अब ऐसा नहीं है कि बाकी सरकारें कर्ज लेने के मामले में पीछे रही हों। अगर बात करें यूपीए गवर्नमेंट की, तो 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री बने थे, तो देश पर तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, जो कि 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। यानी सिर्फ 9 वर्षों में 21 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। तो वही मोदी जी भी पीछे ना रहते हुए 9 साल में यानी 2014 से 2023 तक 192% की वृद्धि के साथ इसे 205 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। क्या वाह मोदी जी वाह।
क्या बात है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन निकल के आ रहा होगा, भैया गवर्नमेंट कर्जा लेती क्यों है। देखिए, सरकार डिपेंड करती है इस बात पर कि सरकार की आमदनी कितनी है और उसका खर्च कितना है। जब आमदनी कम और खर्च ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट को कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है, और जैसे ही सरकार कर्ज लेती है वैसे ही राजस्व घाटा बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का खर्च उसके राजस्व से होने वाली कमाई से अधिक है, और ये घाटा तब और बढ़ जाता है जब गवर्नमेंट ऐसी जगह पर पैसे का इन्वेस्टमेंट करती है जहां से कोई रिटर्न नहीं आता, जैसे फ्री बीज प्रोवाइड करने में। अभी देखिए, वर्तमान समय में बहुत सारी फ्री बीज दी जा रही हैं। अब ये फ्री बीज क्या है, गेहूं, चावल, सिलेंडर हम लोग फ्री दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि योजना वगैरह सब फ्री दे रहे हैं हम, तो इनसे बदले में रिटर्न पैसे नहीं आ रहे हैं, ये पैसे लगातार जा रहे हैं, जिसकी वजह से कर्जा बढ़ रहा है। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का कहना है कि 80 करोड़ मुफ्त अनाज हम बांट रहे हैं कोविड काल के बाद से, 10 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर हम लोगों ने बांटा है, 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष उनके खाते में पेमेंट की जाती है। वहीं पीएम आवास योजना के तहत तकरीबन 2 करोड़ से अधिक लोगों को घर प्रोवाइड किया गया है। और भैया ये जो प्रोवाइड किया है तो ठीक है, लेकिन कर्जा लेकर के प्रोवाइड करने की इतनी भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 2019 के दौरान जब कोविड आया था इंडिया के अंदर, तब समस्याएं दिक्कत में आई थी, क्योंकि उस समय सभी देशों के आंकड़े उनकी जीडीपी के लगभग 99% के आसपास पहुंचे थे। उनमें अगर भारत का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो ठीक ही रहा था, 75% से 88% तक ही पहुंचा था। अन्य काफ़ी सारी कंट्रीज थे जिनका यह रेशियो तकरीबन 99% के आसपास पहुंचा था। अगर हम बात करें सरकार कर्ज लेती कैसे है, तो देखिए गवर्नमेंट 4 प्रकार से कर्ज लेती है। पहला, देसी कर्ज। इनमें देसी कर्ज कहाँ से आता है, तो इनमें इंडिया के अंदर ही अन्य बैंकों से, बीमा कंपनियों से तथा कॉरपोरेट सेक्टर से गवर्नमेंट पैसे कर्ज लेती है। वहीं दूसरी तरफ आता है सार्वजनिक कर्ज। तो सार्वजनिक कर्ज का मतलब होता है कि इसमें ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग पैकेज स्कीम के जरिए सरकार कर्ज लेती है। स्मॉल सेविंग पैकेज स्कीम का मतलब क्या हुआ, छोटी छोटी स्कीमें बनाई जाएंगी कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करिए और इतने साल बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। और अगले नंबर पे लेती है ये विदेशी कर्ज, जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अन्य विदेशी बैंकें शामिल होती हैं। और इसके बाद एक लास्ट आता है अन्य कर्ज, यानी अदर डेप्थ। उसमें अगर देखेंगे तो उसकी आवश्यकता सिर्फ हमें 1990 में पड़ी थी, 1990 में, जब हमने अपने भारत का सोना गिरवी रख करके कुछ कर्जा लिया था। और फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर कर्ज लेती है तो फिर ये कर्ज के पैसे खर्च कहाँ करती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो ये फ्री बीज प्रोवाइड करती है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जिंदा रखने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सेना यानी डिफेंस सेक्टर में और भी कई सारे कामों में, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट में, एयरपोर्ट बनाने में, ये दावा करते हैं कि तकरीबन हमने 200 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स बनाए हैं। सड़कें बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवेज, डिफेंस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में ये सारे के सारे पैसे खर्च होते हैं। देखिए, अगर वर्तमान समय में हम इंडिया की जीडीपी की बात करें तो हमारी जीडीपी तकरीबन 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और वहीं पर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 81% के आसपास है। तो इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वित्त मंत्रालय ने आईएमएफ की रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा है। इन्होंने कहा है कि देखिए, हमारा जो कर्जा है वो रुपए में है और जीडीपी का 81% है, जो आने वाले समय में और भी कम होगा, क्योंकि कोविड की वजह से 2020-21 में यह आंकड़ा 88% से घटकर 2022 में 81% हो गया, और वर्तमान समय में यह इससे भी नीचे है। ऐसा वित्त मंत्रालय ने आईएमएफ की रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा है। अगर हम बात करें अन्य देशों की, उन देशों की डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की, तो उनमें जापान सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, जिसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो तकरीबन 239% के आसपास है। यानी अगर उसके देश का कुल प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन 100 रुपए है तो उसका खर्चा 239 रुपए है। वहीं कर्ज लेने के मामले में यूएसए भी पीछे नहीं है। अमेरिका का जीडीपी रेशियो 116% के आसपास, फ्रांस में 108, कनाडा का 86.7%, यूके 85.4%। अगर हम बात करें सिंगापुर की तो 161.5% के आसपास। तो इन सभी से अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया का 81.3% ही है, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ी है। इसकी वजह से कर्ज भी, देखिए सीधा सा फंडा समझिए, वर्तमान समय में जो अपोनेंट गवर्नमेंट वगैरह है वो सरकार के ऊपर ब्लेम कर रही है कि भैया कर्जा बढ़ा दिए, कर्जा बढ़ा दिए। हाँ, बिल्कुल बढ़ गया है। इसे सीधा सा समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए आज हमारी इनकम 100 रुपए की है, तो हम 40 रुपए का कर्जा ले रहे हैं, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में हमारी इनकम बढ़ गई और बढ़ करके हमारी इनकम तकरीबन 1000 रुपए पहुंच गई, तो अगर हमने 200 रुपए का कर्जा ले लिया तो कौन सी दिक्कत हो गई। तो दिखने में ये ऐसा लगेगा कि 40 रुपए से हमने 200 रुपए का कर्जा ले लिया,
और इनकम को छोड़ देंगे ये कि भैया इनकम भी 100 रुपए से बढ़कर के 1000 रुपए के आसपास पहुंच गई है। देखिए आपके मन में ऐसा निकल के आएगा कि भैया जो आईएमएफ है वो अमेरिका, चाइना, जापान जैसे देशों के ऊपर फिर क्लेम नहीं करता। उसके पीछे की वजह है हम यूएसए से कंपेयर नहीं कर सकते चाइना से, क्योंकि जो यूएसए का डेफ्ट है वो अपने ही बैंक से कर्जा लेता है और उसकी मुद्रा खुद की डॉलर है, तो इससे उसको दिक्कत होने वाली नहीं है। वहीं पर उसकी जीडीपी दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है और ग्रोथ रेट सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें चाइना या जापान की, तो इन लोगों के पास रिजर्व मनी जो होती है वो भारत की अपेक्षा बहुत अधिक है। तो इंडिया में उतनी ज्यादा रिजर्व मनी है नहीं, इसलिए हमें सबसे पहले ध्यान ये देना होगा कि जो पैसे हम ले रहे हैं उसे फ्रीबीज प्रोवाइड करने में ना खर्चा करके उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ही हम यूज करें, ताकि उससे बदले में कुछ अर्न कर सकें। इससे लॉन्ग टर्म में हमारे लिए फायदेमंद होगा। और अगर बात करें इंडिया की, भैया इंडिया में पैसा कहां से आता है, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो से, इन्वेस्टमेंट और एफडीआई के जरिए आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।